वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 49 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। अभी तक आपने हमारा 48 यानी कि 48 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसके झा रेलवे साइंस के नाम से, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। ये इसका PDF मैं वहीं आपको दे देता हूं ताकि आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। देखिए कहीं भी भीड़ भाड़ अगर जगह होगा तो कोई भी गाड़ी, चाहे बस हो, चाहे आप बाइक लिए हो, चाहे आपका पर्सनल कार हो, जो भी हो, वो किस गति से चलाइएगा। एक असामान्य यानी समान गति से आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे लोग होंगे तो उसको क्या कीजिएगा, आप कभी धीरे रोकिएगा कभी बढ़ाइएगा, तो वो क्या होता है, वो गति क्या होता है, असमान गति का एक उदाहरण होता है। किसका? असमान का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसी वस्तु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का गति का अवस्था कहते हैं, यानी कि उसका गति का अवस्था जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है, पहले जान लीजिए। कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यही होता है न्यूटन का तीसरा गति नियम कि जितना आप प्रतिक्रिया लगाइएगा, जितना अगर सामने से बल लगाइएगा उसके विपरीत बल आपको भी लगेगा, यानी क्रिया जितना कीजिएगा उतना प्रतिक्रिया होगा। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है। अब देखिए पढ़िए, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो तीसरा नियम के लिए कौन सा सही हो जाएगा कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ जान लीजिए, बल जो होता है ना हमेशा जुड़े में होगा, यह कभी भी क्या होता है, अकेला नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया जो होते हैं दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला क्या होता है, बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के एक टब में तैर रहा है। यदि टब स्वतंत्र रूप से गिरती है तब लकड़ी के पिंड पर ऊपर की ओर क्या लगे, ऊपर की ओर बल होगा, वो क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए जब लकड़ी का टुकड़ा पानी के एक टब में तैर रहा है, यदि टब स्वतंत्र रूप से गिरती है, यानी एकदम उस पर आप अचानक आप छोड़ते हैं, आराम से गिर रहा है, मान लीजिए आराम से गिर रहा है, तो उसके पिंड के ऊपर क्या बल लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। बल लगेगा नहीं लगेगा, वो बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है एक अन्य वस्तु को क्या आकर्षित करती है, जो उसके मध्य के जो दूरी होता है ना उसके वर्ग क्या होता है, अनुपातिक होता है, विपरीत अनुपातिक होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, मान लीजिए ये m1 एक पदार्थ है, ये m2 पदार्थ है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम r मान लें तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यही होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमसे क्या मिलता है, f बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर, यहीं से होता है। यानी कि किसके अनुपात होता है, तो इनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, मध्य दूरी के विपरीत अनुपातिक होता है। तो उनके मध्य के दूरी के, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बड़ा जी जो होता है ना, ये बड़का जी ग्रेविटेशनल का यही चिन्ह है, बड़का जी। स्मॉल जी दूसरा हो जाता है, ये बड़ा जी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है, हमने कई बार आपको बताया है कि ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर क्या करती है? आधारित होती है। क्या होती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। किसके द्वारा कमी आती है? तो वेग, क्षेत्रफल, बल, संवेग। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आ जाती है। किसके द्वारा? अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो ठोस पर दबाव जो डाला जाएगा वो कमी आ जाएगा। मान लीजिए इतना छोटा पदार्थ है, इस पर एक दबाव आप डालते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है बढ़ गया, सीधे क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया, उस पर दबाव डालिएगा तो क्या हो जाएगा? दबाव में कमी आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है की बात की गई है। तो ऊर्जा जो संरक्षण होता है, ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना इसे नष्ट कर सकते हैं। बात समझिएगा, ऊर्जा को ना तो आप निर्माण कर सकते हैं और ना इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन है। तो एक तो निर्माण नहीं, ना निर्माण किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ये दोनों गलत हो गया। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। नहीं, ना तो ऊर्जा का आप निर्माण कर सकते हैं, ना ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा का तो न निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात को समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या रहती है? देखिए, शीशे के छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? इसकी चौड़ाई जो होती है अव्यवस्थित होती है। क्या हो जाती है? अव्यवस्थित होती है, यानी कोई ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भाप की अगर बात करें तो भाप से अधिक जलन होती है गर्म पानी की तुलना में, क्योंकि भाप की गुप्त उसमें क्या होती है? गर्म पानी से अधिक होती है। ठीक है, तो जब भी हम शीशे की छड़ जब भाप में रखे जाते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, तो वो अव्यवस्थित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? ठीक है, क्या होता है जब आप रेफ्रिजरेटर को अगर फ्रिज को अगर आप उसका गेट खोल दीजिए, आपको लगता है कि वो ठंडा करेगा? नहीं, क्योंकि वो तो बंद रहता है तो उसमें कूलेंट वगैरह से उसको ठंडा करता है। लेकिन जैसे ही आप उसको खोल दीजिएगा तो वो क्या कर देगा? धीरे धीरे आपके रूम को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। जहाँ पे फ्रिज रखा होगा उसको धीरे धीरे गर्म कर देगा। तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो रूम जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और उसका दरवाज़ा खोल के छोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 ग्राम बर्फ़ को 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाता है? अगर यहाँ देखें, अगर हम देखें बर्फ़ की बात करते हैं, यहाँ बर्फ़ की बात करेंगे तो M1 कितना दिया है? 25 ग्राम। M1 25 ग्राम और Q कितना दिया है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम यहाँ पानी की बात करते हैं
तो पानी का M1 कितना दिया है 200 ग्राम, और क्यू वाटर कितना दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ़ और पानी के बीच में क्या इक्वेशन होता है, ये आपका इक्वेशन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, Mi इंटू माइनस का Qi बट्टा 2 प्लस 80 प्लस T बराबर 200 गुना 60 माइनस का T। ये इक्वेशन जब आप लगाइएगा तो यानी कि 25 Mi यानी आइस, मास ऑफ आइस, Mi का मतलब होता है मास ऑफ आइस, ठीक है। तो मास ऑफ आइस कितना है 25 ग्राम, तो 25 इंटू माइनस का क्यू आइस 20 ग्राम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/2 प्लस 80 प्लस टी 200 इंटू 60 माइनस टी। टी आपका कितना दिया हुआ है, टी आपको निकालना है, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये फॉर्मूला पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला याद रखिएगा, Mi गुना माइनस का Qi/2। Mi का मतलब होता है आइस ऑफ मास, Qi का मतलब होता है आइस ऑफ Q, ठीक है। उसके बाद ये आपका Mw इंटू QW माइनस T क्या होता है, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ फिर से, इस इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं कि Mi इंटू माइनस का Qi/2 प्लस 80 प्लस टी इंटू ये आपका QW माइनस का T। इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने पहले Mi कितना डिग्री है, Mi 25 ग्राम है और Qi दी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से Mw 200 ग्राम है, QW 60 डिग्री है। इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्षार जो है जल में OH आयन निर्मित करता है, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। OS एसिड तत्व में परमाणु आकारों का सही क्रम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही क्रम जानते हैं क्या होता है, SeS greater than O, ये आपका सही क्रम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सेलेनियम होता है वो प्राकृतिक में अपने तत्व रूप में बहुत कम पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। H3PO4 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरिक एसिड को हम ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध फास्फोरिक एसिड एक क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है, और फास्फोरिक एसिड का सबसे आम स्रोत 85% जलीय घोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया जब करते हैं तो उससे जो उत्पन्न गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर वायुमंडल में CO2 की बात करें तो कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। और CO2 की प्रकृतिक जो होती है वो अम्लीय होती है, और CO2 जो होता है गैस चूने के जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं। तो देखिए AgCl और AgBr जो होता है, ठीक है, ये AgSO4 थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग किया जाता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, और सिल्वर क्लोराइड का भी प्रयोग जो होता है वो हर्न सिल्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस? ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा गया था। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग हम लोग खाना बनाने में यानी कि एलपीजी गैस में करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ठीक है। चलिए, एलपीजी क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, इन सभी का हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है। और एलपीजी जो होता है प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, इथाइन। तो हमने कई बार कहा है कि असंतृप्त कार्बन जो होता है वो इथाइन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्यूटेन, पेंटेन और प्रोपेन जो होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? संतृप्त, यानी ब्यूटेन, पेंटेन और प्रोपेन जो होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एकल बंध बनाते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ द्विबंध या त्रिबंध बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश का विस्थापन होता है। तो तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने पर किसका विस्थापन होता है? तो ये विस्थापन होता है तांबा कॉपर का। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी जो होता है इसमें जो अध्ययन होता है वो बीज का, बीज के अध्ययन को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में रेनिन, टॉयलिन, रेजिन, टेनिन क्या पाया जाता है? तो लार जो होता है उसमें टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग पे? गुर्दा पे, फेफड़ा पे, पेट पे, हृदय पे, किस पे किया जाता है? तो मानव शरीर में हृदय का एंजियोप्लास्टी किया जाता है। किसका? हृदय का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एंजियोप्लास्टिक एक प्रकार का बैलून होता है जिसके द्वारा बंद धमनियों को क्या किया जाता है? खोला जाता है। जो ध्वनि बंद हो जाते हैं धमनी उसको खोल दिया जाता है, इसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, ठीक है। और हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको हृदय का प्रॉब्लम होता है तो आपको कहा जाता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाइए, ठीक है, क्योंकि वो लोग इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। उसी पे कार्डियोलॉजिस्ट पे अध्ययन करते हैं, यानी पूरे हृदय के बारे में, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि हृदय की बात हो रही है तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग कहते हैं सूत्र युग्मन या उसे सिनेप्स भी कहते हैं। सूत्र युग्मन या सिनेप्स। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? तो पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला जो लक्षण होता है वो प्रबलता या प्रबल होता है। प्रबलता या प्रबल होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जब लंबा पौधा तथा बौना पौधा के बीच क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबापन का गुण बौनापन पर प्रभावी होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन जो प्लांट होता है वो आपका थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।